बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट स्टेटमेंट्स को देखेंगे कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन किस किस तरह से प्रेजेंट की जाती है। देखिए, अगर आप एक कंपैरिजन करें प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी या प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी का और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन या दोनों ही एंटिटीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इन्फॉर्मेशन है वो मोर और लेस सेम फॉर्मेट पे या सेम तरह की ही इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की जाती है। बस कुछ टर्मिनोलॉजीज या कुछ नॉमेनक्लेचर ऐसे हैं जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट यूज होंगे एज कम्पेयर टू अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हो, सेम उसी तरह से हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे होंगे। हमारे पास एसेट्स प्रेजेंट होंगे, लायबिलिटीज प्रेजेंट होंगी। हमारे पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी एसेट और लायबिलिटीज प्रिपेयर होंगी, प्रेजेंट होंगी। और अकॉर्डिंगली जिस तरह से आप एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में एसेट्स और लायबिलिटीज को करंट और नॉन करंट में बाइफरकेट करते हो, इसी तरीके से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की भी एसेट और लायबिलिटीज को हम करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स में बाइफरकेट कर रहे होंगे। जो डिफरेंस होगा बैलेंस शीट पे, जो डिफरेंस होगा वो बैलेंस शीट पे वो होगा इन टर्म्स ऑफ इक्विटी। हमारे पास एक कमर्शियल एंटिटी की बैलेंस शीट पे इक्विटी के नंबर्स आते हैं। इक्विटी में हमारे पास शेयर कैपिटल आ रहा होता है, शेयर प्रीमियम आ रहा होता है, रिटेन अर्निंग्स आ रहा होता है, बाकी और रिजर्व्स आ रहे होते हैं। लेकिन चूंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई ओनर्स या कोई शेयर होल्डर्स नहीं है, तो यहाँ पे हमें कोई इक्विटी का नंबर नजर नहीं आएगा, बल्कि हमारे पास एक नंबर आएगा जिसे हम नेट एसेट्स का नाम दे रहे होंगे, जिसे हम एक्यूमुलेटेड फंड या फंड बैलेंस का नाम दे रहे होंगे। तो एसेट और लायबिलिटीज तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी की होती है। इक्विटी की जगह हमारे पास नेट एसेट्स या फिर एक्यूमुलेटेड फंड्स प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएट करते हो, जिसमें आपके पास रेवेन्यूज के सारे नंबर आते हैं, एक्सपेंसेस के सारे नंबर आते हैं, अदर इनकम, अदर एक्सपेंस आता है, फिर प्रॉफिट, फिर टैक्स, और फिर अकॉर्डिंगली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या लॉस आफ्टर टैक्स क्रिएट होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास इसी तरह की स्टेटमेंट बन रही होगी, लेकिन इसे हम जो नाम देंगे वो नाम देंगे स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी मोर और लेस वही चीजें आती हैं जो कि एक कमर्शियल एंटिटी के प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, यानी कि डिफरेंट तरह की इनकम्स आ रही होंगी, डिफरेंट तरह के एक्सपेंसेस आ रहे होंगे। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि जिस तरह से आप एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के नेट बॉटम नंबर को नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का नाम देते हो, यानी कि सारी इनकम और एक्सपेंसेस को एडलेस करके अगर हमारे पास बॉटम नंबर पॉजिटिव आता है तो इसे हम नेट प्रॉफिट का नाम देते हैं। सारे बॉटम इनकम और एक्सपेंसेस को नेट करके अगर हमारे पास नेट नंबर नेगेटिव आता है तो उसे हम नेट लॉस का नाम देते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इन्हीं नंबर्स को नाम दिया जाएगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, दैट इज सरप्लस, और एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, दैट इज डेफिसिट। यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में अगर सारी इनकम और एक्सपेंडिचर को कंपेयर करें, अगर इनकम का नंबर एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगा तो इसे नाम दिया जाएगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, या इन शॉर्ट हम इसे सरप्लस भी कह सकते हैं। और अगर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में किसी साल एक्सपेंडिचर्स का नंबर उसकी फॉर द ईयर इनकम से ज्यादा है तो इसे हम कहेंगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, या फिर हम इसे डेफिसिट भी कह सकते हैं। फिर इसी तरीके से एक प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी में आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हो, जिसमें बेसिकली आप इक्विटी की पूरी मूवमेंट बताते हो कि साल के शुरू में कंपनी की इक्विटी इतनी थी, ड्यूरिंग द ईयर इतने नए शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया इन द फॉर्म ऑफ राइट शेयर्स, इन द फॉर्म ऑफ न्यू शेयर्स। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने प्रॉफिट या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से इतना जनरेट किया। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने इतना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, और साल के आखिर में कंपनी की नेट इक्विटी इतनी रह गई है। चूंकि हमारे पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में कोई इक्विटी, कोई शेयर होल्डर्स, कोई ओनर्स नहीं है, यहाँ पे हमारे पास ट्रस्टीज, स्पॉन्सर्स और हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स हैं जो कि किसी सोशल या वेलफेयर एक्टिविटीज या पर्पस के लिए रखे गए। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट का नाम दे रहे होंगे। मोर और लेस ये भी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे नेट एसेट्स की मूवमेंट आ रही होती है कि साल के शुरू में एनपीओ के नेट एसेट्स इतने थे, ड्यूरिंग द ईयर ये इनकम की वजह से हमारे नेट एसेट्स इंक्रीज हुए, या डेफिसिट की वजह से हमारे नेट एसेट्स डिक्रीज हुए, और फिर हमारे पास साल के आखिर में नेट एसेट्स का नंबर आ रहा होगा। सेम इसी तरीके से जिस तरह से आप एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाते हैं, मोर और लेस इसी तरह के फॉर्मेट पे हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज भी बना रहे होंगे। इस वीडियो में मैं एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स का एक ब्रीफ ओवरव्यू, एक बर्ड्स आई व्यू डिस्कस कर रहा हूं। तो इन स्टेटमेंट्स की मैं डिटेलिंग में नहीं जा रहा, लेकिन जब हम जैसे जैसे अपने वीडियो लेक्चर्स को आगे लेते जाएंगे तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जितने कंपोनेंट्स या जितनी स्टेटमेंट्स हैं, इन सारे कंपोनेंट्स, सारी स्टेटमेंट की प्रिपरेशन भी हम देख रहे होंगे। इसी तरह से अगर हम डिस्कशन करें कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त
किन मेजर अकाउंट्स या किन मेजर स्टेटमेंट्स को आप इस्तेमाल करेंगे या किन मेजर स्टेटमेंट्स या अकाउंट्स के ऊपर आपका फोकस होगा, तो 3 तरह के स्टेटमेंट्स में बेसिकली हमारी सारी वर्किंग चलेगी। एक है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दैट इज बैलेंस शीट। एक है हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर दैट इज सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ कमर्शियल एंटिटी। और एक और अकाउंट हम यहाँ पे बनाएंगे जिसे हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का नाम दे रहे हैं। सर सबसे पहले अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट की बात करूं तो बैलेंस शीट पे हमारे पास एक साइड पे एसेट्स आ रहे होंगे। एसेट्स की क्लासिफिकेशन होगी बिटवीन द करंट एसेट्स एंड द नॉन करंट एसेट, जिस तरह से एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में होता है। और एसेट के अगेंस्ट हमारे पास लायबिलिटीज और फंड आ रहे होंगे। लायबिलिटीज की भी क्लासिफिकेशन होगी बिटवीन द करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। फंड इक्विटी की जगह एक तरह से रिप्लेसमेंट के तौर पे आ रहा होगा। कमर्शियल एंटिटी में, प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी में आपके पास इक्विटी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिजर्व, रिटेन अर्निंग, ये सारी चीजें आती हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास फंड्स के नाम से एक नंबर आ रहा होगा और ये फंड्स भी फर्दर क्लासिफाई होंगे बिटवीन द जनरल फंड एंड द स्पेसिफिक फंड। अभी जनरल फंड क्या होता है, स्पेसिफिक फंड क्या होता है, इसके हवाले से हम एक सेपरेट लेक्चर कवर करेंगे जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स और इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे मैं एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देता हूँ जनरल फंड और स्पेसिफिक फंड को एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि एक मस्जिद है। मस्जिद एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आप मस्जिद में किसी की वक्त नमाज पढ़ने के लिए जाते हो तो आप देखते हो कि वहां पे एक डोनेशन बॉक्स है और आप उस डोनेशन बॉक्स में कुछ अमाउंट डोनेट करके आ जाते हो। अब मस्जिद के डोनेशन बॉक्स में जो लोग अमाउंट डोनेट करते हैं, उस डोनेशन को किस जगह इस्तेमाल करना है या किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये जनरली स्पेसिफाई नहीं करते। जनरली होता क्या है कि जो भी मस्जिद के जरूरी खर्चे होते हैं, फॉर एग्जांपल कि इमाम साहब की सैलरी पे करनी है, मौजिन की सैलरी पे करनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, छोटी मोटी रिपेयर एंड खर्चे पे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे पे करने हैं, तो वो उस डोनेशन बॉक्स से पे हो जाते हैं। यानी कि डोनर जब उस डोनेशन बॉक्स में पैसे डाल रहा होता है तो वो स्पेसिफिकली बताता नहीं है कि इस पैसों को कहाँ खर्च करना है। इस तरह का फंड एक तरह से जनरल फंड है। इसी के अगर कंपैरिजन में एक और एग्जांपल डिस्कस करें, फॉर एग्जांपल कि आप एक मस्जिद में नमाज करने के लिए जाते हो और आपको वहां पे बहुत क्या कहते हैं गर्मी फील हो रही है। अब आपने मस्जिद के फैंस की कंडीशन देखी तो वो थोड़े पुराने थे या खराब हो गए थे। तो आपने किसी किसी मस्जिद के खादिम को पकड़ा और ढूंढा और उससे कुछ अमाउंट दिया और स्पेसिफिकली ये इंस्ट्रक्शन दी कि भाई ये मैं पैसे दे रहा हूँ, इससे आपने मस्जिद के फैन रिप्लेस करने हैं। यानी कि अब जो आपने डोनेशन या कंट्रीब्यूशन दिया है, आपने कंडीशन लगा दी कि भाई इन पैसों को अनरिस्ट्रिक्टेड या अनस्पेसिफिक ना रखा जाए बल्कि स्पेसिफिकली इस मस्जिद के फैन रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो अब ये जो फंड या ये जो पैसा है, ये एक तरह से स्पेसिफिक फंड को रिप्रेजेंट करेगा। अगेन फंड के हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, मल्टीपल टाइप ऑफ फंड्स और उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम भी सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि फंड या तो जनरल फंड होगा या स्पेसिफिक फंड होगा। इसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो कि बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप एक प्रॉफिट मेकिंग कमर्शियल एंटिटी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो। इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपके पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की पूरे साल की डिफरेंट तरह की इनकम्स आ रही होगी, डिफरेंट तरह के एक्सपेंसेस आ रहे होंगे। इनकम के हवाले से भी हम एक सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे कि एक एनपीओ कौन कौन सी इनकम अर्न कर सकती है, कौन कौन सी इनकम कमा सकती है और इन डिफरेंट तरह की इनकम को आपने किस तरह से अकाउंट फॉर करना है। फॉर द टाइम बीन हमारे पास सिर्फ मैं रीड करने की हद तक रीड कर रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन इनकम हो सकती है, डोनेशन इनकम हो सकती है, कोई कंट्रीब्यूशन हो सकता है, कोई गवर्नमेंट ग्रांट हो सकती है, कोई ट्रेडिंग इनकम, कोई इन्वेस्टमेंट इनकम। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। हम डिटेल में कवर करेंगे कि एनपीओ के पास कौन कौन सी इनकम आएगी और उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। यहाँ सिर्फ प्रेजेंटेशन हद तक मैंने आपको बता दिया कि जितनी भी इनकम आएगी उसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो कर दोगे। इसी तरह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फॉर द ईयर एक्सपेंसेस होंगे, ये मोर और लेस वैसे ही होंगे जैसे कमर्शियल एंटिटी के होते हैं। फॉर एग्जांपल रेंट एक्सपेंस हो सकता है, सैलरी एक्सपेंस हो सकता है, डेप्रिसिएशन हो सकता है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो सकते हैं। इन सारे एक्सपेंसेस फॉर द ईयर को हम डेबिट साइड पे प्रेजेंट करेंगे। अब अगर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फॉर द ईयर इनकम का नंबर एक्सपेंसेस से ज्यादा है, यानी कि इनकम एक्सीड कर रही है एक्सपेंसेस, तो हमारे पास क्रेडिट साइड हैवी आएगी, डेबिट साइड वीक आएगी। तो हमारे पास जो बैलेंसिंग नंबर क्रिएट होगा इसे हम सरप्लस का नाम दे रहे होंगे। इसी तरीके से अगर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की किसी साल एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम कम है, यानी कि एक्सपेंडिचर्स आर इन एक्सेस ऑफ द इनकम, तो हमारे पास जो बैलेंसिंग है वो डेबिट डेबिट साइड पे आ रहा होगा और इसे हम डेफिसिट का नाम दे रहे होंगे। फिर जो भी अकॉर्डिंगली डेफिसिट या सरप्लस आएगा वो अल्टीमेटली आपकी बैलेंस शीट में फंड्स में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। एक नई स्टेटमेंट जो आपने यहाँ पे प्रिपेयर करनी है वो है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मोर और लेस बेसिकली कैश एंड बैंक का एक टी अकाउंट है, जिसमें आपके पास कैश एंड बैंक या ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा, जिसमें आपके पास कैश बैंक या ओवरड्राफ्ट का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा। ड्यूरिंग द ईयर एनपीओ ने जिन जिन एवेन्यूज से पैसा कलेक्ट किया, पैसा रिसीव किया, वो सारा पैसा रिसिट साइड पे, डेबिट साइड पे आ रहा होगा। ड्यूरिंग द ईयर जहां जहां एक्सपेंडिचर पे हुए, जो जो एनपीओ ने खर्चे पे किए, वो सारे खर्चे पेमेंट साइड पे, क्रेडिट साइड पे शो हो रहे होंगे।
तो हमारे पास रिसीट बैंक अकाउंट बेसिकली एक कैश एंड बैंक अकाउंट है, जिसमें हमारे पास अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो ये कैश या बैंक बैलेंस है। अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है तो इसका मतलब है कि एनपीओ का साल के स्टार्ट में कोई ओवरड्राफ्ट चल रहा है। ड्यूरिंग द ईयर जितनी डिफरेंट तरह की रिसिप्ट्स आएंगी, चाहे डोनेशन से आए, चाहे कंट्रीब्यूशन से आए, चाहे सब्सक्रिप्शन से आए, चाहे डिफरेंट तरह की इनकम आए, इसे हम डेबिट साइड पे अलग अलग नामों से प्रेजेंट करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर एनपीओ के जितने खर्चे पे होंगे, चाहे वो रेंट पेमेंट हो, चाहे वो सैलरीज की पेमेंट हो, चाहे कोई और एक्सपेंडिचर की पेमेंट हो, उसे हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। साल के आखिर में अगर इस रेसिडेंट पेमेंट का हमारे पास डेबिट बैलेंस बच जाता है तो हमारे पास क्लोजिंग कैश एंड बैलेंस आ रहा होगा, क्लोजिंग कैश या बैंक बैलेंस आ रहा होगा। और साल के आखिर में अगर ये नेगेटिव हो जाता है, यानी कि आपके पास क्रेडिट बैलेंस आता है, तो इसे हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज अ लायबिलिटी प्रेजेंट कर रहे होंगे। तो ये तीन मेजर स्टेटमेंट्स है जिन पे हम आने वाली लेक्चर्स में काम करेंगे: बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट। आज की इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव था वो बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स और उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू डिस्कस करना था। आई होप कि मैं सारी बातें आपसे अच्छे से डिस्कस कर सका हूँ। आज की वीडियो को यहीं तो रखता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।